Now your chapter is what? Cost control accounts. What बेटा? Cost control accounts, in which सबसे पहला इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं. इंट्रोडक्शन देखो सब लोग. इंट्रोडक्शन में एज यू ऑल नो दैट अकाउंटिंग बुक्स, जो भी अकाउंटिंग बुक्स है बेटा, वो दो पार्ट में है. फिलहाल के लिए कॉस्टिंग से कंपेयर करोगे आप तो दिख रहा है आपको एक कॉस्ट बुक है और एक फाइनेंशियल बुक है. अकाउंटिंग बुक्स में क्या बेटा? कॉस्ट बुक एंड सेकंड वन इज व्हाट? फाइनेंशियल बुक. Okay, what first one is what beta? Cost book and second one financial books. ठीक है, चलो अभी देखो ना. कॉस्ट बुक जो बेटा आपका कॉस्ट बुक है, कॉस्ट बुक उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? वेयर मेन ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? कॉस्ट बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट असर्टेनमेंट करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, प्रॉफिट एस्टिमेशन एंड फिक्सिंग प्राइस. राइट है. So these all are the main objectives of what बेटा? Cost books. कॉमन सी बात है भाई. फाइनेंशियल में आप देखो, फाइनेंशियल बुक में क्या होता है? अगर आपने मटेरियल परचेस किया है तो आप कैश में परचेस करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. यस और नो? क्रेडिट में परचेस किया तो क्या एंट्री पास करते हो? परचेस टू क्रेडिटर. है कि नहीं? बट कॉस्टिंग में क्या है? कॉस्टिंग में एक ही फंड है. देखो, मटेरियल आपने कैश में परचेस किया हो या क्रेडिट में परचेस किया हो, फाइनली अपने को कॉस्ट ही देखना है ना. वी हैव टू कंसिडर व्हाट बेटा? कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट अपना मेन फोकस है. भले आप कैश में परचेस करो, क्रेडिट में परचेस करो, वो अलग चीज है. अपना मेन फोकस क्या है? कॉस्ट. कितना कॉस्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या? कॉस्ट कितना जा रहा है इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? मतलब ये नॉमिनल अकाउंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा. किसके ऊपर? नॉमिनल अकाउंट. कॉस्ट कंसिडर करना है, क्या कॉस्ट लग रहा है, क्या खर्चा लग रहा है, याद रखो. बराबर है, मालूम पड़ा? तो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं क्या क्या चीज है. पहले तो ये याद रखना, वेयर मेन ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? कॉस्ट बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट बुक का मेन ऑब्जेक्टिव्स है व्हाट बेटा? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट एस्टिमेशन एंड फिक्सिंग प्राइसेस. यही मेन पर्पस है कि नहीं? वेयर एज फाइनेंशियल बुक, जो फाइनेंशियल बुक है, फाइनेंशियल बुक उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Where main objectives of financial book is what? To prepare final accounts. क्या बेटा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू व्हाट? फाइनेंशियल बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. दैट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. बराबर है. फॉर विच प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर विच व्हाट? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग लाइक जर्नल, लेजर. बराबर है. ये पूरा आप प्रोसेस फॉलो करते हो ना भाई. ट्रांजेक्शन हुआ, जर्नल, लेजर, पोस्टिंग, जो भी जर्नल लेजर पोस्टिंग करते हो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ऐसा सब स्टेप फॉलो करते हो. बराबर है. फाइनल अकाउंट, ऑल दैट. ठीक है. तो वेयर मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? फाइनेंशियल बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बेटा? इज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. फॉर विच प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करते हो? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, लाइक दैट. ठीक है, बराबर. हाँ, और एक चीज याद रखना. सबसे पहली बात देखो, अब जो कॉस्ट बुक है बेटा, कॉस्ट बुक वो कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स कॉस्ट बुक? भाई कॉस्ट बुक इज प्रिपेयर्ड बाय हुम? कॉस्ट अकाउंटेंट. बराबर है. कॉस्ट बुक बनाने के लिए कौन है प्रोफेशनल? कॉस्ट अकाउंटेंट. दैट इज CWA. कौन है बेटा? CWA, कॉस्ट अकाउंटेंट. है कि नहीं? बराबर है. बट फाइनेंशियल बुक कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल बुक मेन पूरा, बराबर है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू सब कुछ देखना. फाइनेंशियल बुक का एक्सपर्ट कौन है? CA. बराबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट. CA तो भाई नॉर्मल है, ऑलराउंडर है. बराबर है. लेकिन याद रखो, कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ कॉस्ट बुक कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल बुक प्रिपेयर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, वो पूरा ऑडिट करेगा सब कुछ जो भी है. तो ऑडिटर भी आते हैं, मालूम पड़ा कि नहीं? क्लियर है. अभी ऑडिटर कौन होगा फाइनेंशियल बुक्स के लिए? CA ही आएगा ना. करेक्ट है कि नहीं? तो फाइनेंशियल बुक का पूरा बोलते हैं दारोमदार किसके ऊपर होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. कॉस्ट बुक के लिए CWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है. पहले ये याद रखना. क्या बेटा? कॉस्ट बुक के लिए कौन है प्रोफेशनल? CWA. फाइनेंशियल बुक के लिए कौन है प्रोफेशनल? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. करेक्ट. सो व्हाट आई सेड दैट बेटा कॉस्ट बुक का एक्सपर्ट कौन? CWA. भाई अगर आपने CWA की एग्जाम पास की, बराबर है, ICWA सुना है ना, CWA की एग्जाम पास की तो आप CWA बन जाओगे.
बराबर है। और CWA किसका एक्सपर्ट है? कॉस्टिंग का, कॉस्ट बुक्स का, ठीक है, वो एक्सपर्ट है उसका कॉस्ट बुक का। और फाइनेंशियल बुक का एक्सपर्ट अपना कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। हाँ, अब देखो CWA अपना पूरा कॉस्ट बुक मेंटेन करता है, पूरा सेम वही जर्नल से लेजर सब कुछ देखेगा वो, मालूम पड़ा। अभी CWA को लाख रुपए पेमेंट मिलेगा मंथली, तो क्या खाली कॉस्ट शीट बनाने के लिए मिलेगा? नहीं ना, कॉस्ट शीट तो फाइनल स्टेप है यार, राइट है। अब वो कॉस्ट शीट बनने के लिए स्टार्टिंग से जर्नल लेजर सब कुछ करना पड़ता है भाई, मालूम पड़ा कि नहीं? समझा, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, सब कुछ देखना पड़ता है, इसे थोड़ी उसको 1 लाख रुपए पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है, जो भी है। तो याद रखो। हाँ, अब सुनो, इफ कॉस्ट बुक्स, अगर कॉस्ट बुक एंड ये जो कॉस्ट बुक है एंड फाइनेंशियल बुक्स, इफ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक्स मर्ज नहीं कर रहे हो आप, इफ नॉट मर्ज, सेपरेटली बन रहा है, कॉस्ट बुक सेपरेट, फाइनेंशियल बुक सेपरेट, तो याद रखने का, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और सबसे मेन आपको अभी इसमें यही देखना है आगे, क्या? इफ कॉस्ट बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक नॉट मर्ज, मर्ज नहीं हो रहा है, अगर मर्ज नहीं किया तो उसको क्या बोलोगे आप? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। याद रहेगा सबको, बराबर है। याद रखो, अगर कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक को मर्ज नहीं किया, दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बच्चा, अगर कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक को मर्ज कर लिया, मर्ज किया ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? दैट इज नोन एज व्हाट? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। याद रहेगा, बोलो क्या? इफ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक नॉट मर्ज नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब सेपरेटली पास हो रहा है, कॉस्ट बुक का सेपरेट, फाइनेंशियल बुक का सेपरेट, सो दैट इज व्हाट नोन एज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। याद रहेगा, माइंड में एकदम फिक्स रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और अगर कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक मर्ज हुआ, मर्ज, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्ज हो गया ना बेटा, कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक मर्ज हो गया, तो दैट इज व्हाट? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। याद रहेगा, पक्का, भूलेगा नहीं ना? लॉक कर दूं? याद रखना, बराबर है। पूछ सकता हूं मैं भी, ठीक है, वीडियो पॉज करके पूछूंगा आंसर, तो याद रखने का सब लोग को, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके पूछता हूं। सो सी, कॉस्ट अकाउंटेंट, दैट इज CWA, कॉस्ट अकाउंटेंट दैट इज CWA मेक्स कॉस्ट रिकॉर्ड इन 2 फॉर्म्स। एक तो स्टेटमेंट फॉर्म होता है, जो कॉस्ट शीट बना के देगा भाई मैनेजमेंट को, देखो ये कॉस्ट शीट है, इतना आपका टोटल कॉस्ट है, इतना आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, इतना प्रॉफिट होगा, कॉस्ट शीट, ठीक है। ये पूरा कॉस्ट शीट है कि क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना मटेरियल का है, वेजेस क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा है सेकंड वन, अकाउंट फॉर्म है, अकाउंट फॉर्म। अकाउंट फॉर्म मतलब पूरा डिटेल। अब क्या CWA को क्या पूरा पैसा लाखों रुपए खाली इसको स्टेटमेंट बनाने का मिलेगा? खाली नहीं ना भाई, उसका डिटेल भी तो बना के दिखा यार, तेरे को लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, तो कॉस्ट शीट बना के दिखाएगा, खाली डिटेल भी चाहिए, और डिटेल के बेसिस पे तो कॉस्ट शीट आएगा यार, तो उसका पूरा डिटेल होना चाहिए ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब होना चाहिए, डिटेल्ड फॉर्म, बराबर। अकाउंट फॉर्म मतलब क्या हो गया? डिटेल फॉर्म, ठीक है। अब देखो, सुनो, अब है ना, इसको जो कॉस्ट शीट पढ़ा था ना आपने, कॉस्ट शीट, उसी के बेसिस पे याद रखना। कॉस्ट शीट का जो मैंने स्टेप बताया था ना, कॉस्ट शीट में क्या स्टेप था? पहला मटेरियल कंज्यूम था, फिर वेजेस था, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस था, फिर फैक्ट्री ओवरहेड था, सब करके आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, वर्क कॉस्ट, याद है कि नहीं? फिर ऑफिस एंड एडमिन था, ऑफिस एंड एडमिन के बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता था, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता था, याद है? फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एडजस्ट करते, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस करते थे, तो आपको क्या मिलता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज टोटल कॉस्ट। फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी एडजस्ट करके आपको सेल्स मिल जाता था, याद आ रहा है? यस, याद रहना चाहिए, वो मेन है, सबसे मेन बेटा। बस वही कॉस्ट शीट का स्टेप फॉलो करके आप है ना, यहाँ कॉस्ट कंट्रोल में, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब इधर जो भी लेजर अकाउंट बनाओगे ना, बराबर है, वो उस लेजर के नाम में कंट्रोल वर्ड लगा देना, समझा?
और याद रखना यहाँ मेन पर्पस, यहाँ मेन पर्पस क्या होगा, क्या होगा मेन पर्पस? भाई नॉर्मल सी बात है, मेन पर्पस आपको नॉमिनल अकाउंट बनाना ही है इधर, समझे कि नहीं? यहाँ का मेन पर्पस क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट बनाना, नॉमिनल अकाउंट, याद रखना, भूलना नहीं, समझा? विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट यहाँ मेन पर्पस है, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? कॉस्ट कंट्रोल में आपका मेन पर्पस है नॉमिनल अकाउंट बनाना, ये नॉमिनल अकाउंट को कंसिडर करता है, ठीक है? मालूम पड़ा? कॉस्ट बुक मेनली कंसिडर्स नॉमिनल अकाउंट। तो सारे जो भी खर्चे हैं, सब खर्चे प्लस करके अपने को कॉस्ट मिल जाएगा। तो जो भी है देखो, मटेरियल मतलब मटेरियल आएगा किधर? स्टोर में, तो स्टोर लेजर कंट्रोल बना दो, वेजेस के लिए वेजेस कंट्रोल बना दो। अब फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बना लो। फिर फैक्ट्री कॉस्ट, देखो स्टार्टिंग से लेके मटेरियल से लेके लास्ट तक, फैक्ट्री एक्सपेंस तक, जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड तक जितना भी खर्चा आएगा सबको ऐड कर लोगे तो आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा। अब ये वर्क कॉस्ट के लिए जो फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, उसके लिए आप क्या बना लो? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के लिए क्या बना लो आप? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सब आ जाएगा इसमें, सब एडजस्ट करके, फिनिश गुड्स ये सब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या बना लो? फिनिश गुड्स कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश्ड हो गया ना सब गुड्स, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बना लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए क्या बना लो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो देखो आपके मेन कौन कौन से स्टेप है अकाउंट्स के, तो आप कॉस्ट शीट का स्टेप याद रख के ये सारे अकाउंट आराम से माइंड में बिठा सकते हो। इसलिए इधर कॉस्ट शीट का स्टेप और साइड में अकाउंट फॉर्म में दिया है मैंने, ताकि भूले ना आप, वही स्टेप फॉलो करके आप कंट्रोल कंट्रोल ऐड करते जाओ, बस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? मालूम पड़ा? और कॉस्टिंग का मेन पर्पस ही है भाई कॉस्ट कंट्रोल, समझे कि नहीं? चला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है? यहां तक आपका मेन है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाओ, ठीक है? और प्रॉफिट या सेल्स रहेगा इधर, जो भी फाइनल प्रॉफिट या सेल्स रहेगा वो सब हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल से एडजस्ट कर लेंगे। किससे? कॉस्टिंग पीएनएल। किधर से? कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है? मालूम पड़ा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब बोलोगे सर, सर अगर ये जो अकाउंट है, मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट कंट्रोल है, वो सिर्फ कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग बुक्स का, वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट पे फोकस कर रहा है, तो पर्सनल और रियल किधर गया? सही बात है यार, करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके दिमाग में। भाई खाली नॉमिनल अकाउंट पे कंसिडरेशन लोगे, खाली नॉमिनल अकाउंट कंसिडरेशन करोगे, तो पर्सनल रियल किधर जाएगा यार? अकाउंट टैली कैसे होगा? कैसे टैली होगा? बराबर है कि नहीं? तो बच्चा लोग हमेशा याद रखना, हमेशा माइंड में रखना क्या, कि अगर आप इधर सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो तो पर्सनल और रियल को सेल्फ बैलेंसिंग, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आप सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो तो पर्सनल और रियल तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो पर्सनल और रियल का सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए इधर एक स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, बराबर है? अब सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बन रहा है तो बाकी दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? डेबिट क्रेडिट होना चाहिए ना, एक डेबिट हुआ तो क्रेडिट किधर डालोगे? ठीक है, एक क्रेडिट हुआ तो डेबिट किधर डालोगे? तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा, स्पेशल अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट, उसको आप बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? इधर देखो, इधर मैंने लिखा है, दिख रहा है इधर? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी, या नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है? मालूम पड़ा? नॉर्मल सी बात है ना यार, देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट क्रेडिट कैसे इक्वल होगा? तो उसको सेल्फ बैलेंस करने के लिए, सेल्फ बैलेंस करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना, जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्या करता है बेटा? सेल्फ बैलेंसिंग करेगा। क्या करेगा? सेल्फ बैलेंसिंग, बराबर है? एक डेबिट है तो क्रेडिट करने के लिए क्या करो? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर मटेरियल परचेस किया, ठीक है, तो कॉस्टिंग बुक्स में क्या एंट्री होगी? अगर आपने मटेरियल परचेस किया है तो कॉस्टिंग बुक्स में क्या एंट्री आएगी? परचेस किया तो परचेस तो स्टोर में चला जाएगा, स्टोर में, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। समझो आपने कैश में परचेस किया तो टू कैश तो लिखोगे नहीं, कैश लिखोगे क्या? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अरे बाबा सर, रियल अकाउंट तो आएगा ही नहीं, तो कैश की जगह पे क्या लिखेगा हम लोग? इसीलिए तो बताया कि सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए उधर अपना एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा, उधर क्या लिखने का? सीएलसी अकाउंट। क्या लिखने का? सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल सिंपल, समझा?
तो याद रखो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को रिप्लेस कौन करेगा इधर, सीएलसी। पर्सनल और रियल नहीं रिकॉर्ड होगा, कोई बात नहीं, उसको रिप्लेस करने के लिए कौन है अपना, कौन है, सीएलसी है ना भाई, सीएलसी। सीएलसी को और क्या बोल सकते हो आप, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखना इसके ऑल्टरनेट नेम है, ठीक है। ये माइंड में फिक्स रखो, भूलना नहीं, समझ गया, मालूम पड़ा। तो देखो ध्यान देना, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखो। हाँ, और अपना मेन टारगेट क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड। भाई जिधर कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक सेपरेट बनेगा उसको क्या बोलते हो आप, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हो। क्या बोलते हो आप, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। याद रखना थियरी पे ज्यादा फोकस करो, इसमें अगर थियरी समझ गया तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, खाली पोस्टिंग करना है बस, जर्नल और पोस्टिंग। बट थियरी नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थियरी पे ज्यादा फोकस करो। तो जहां कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक सेपरेट होगा वो होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, और अपना वही पर्पस है इधर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम देखना। क्या देखना, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि कॉस्ट शीट का जो कॉस्ट शीट का स्टेप है वो फॉलो करो, बस उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, इधर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में अकाउंट्स बनाने, बस बराबर है। तो मटेरियल से रिलेटेड हुआ तो स्टोर लेजर कंट्रोल बना लो, कंट्रोल वर्ड ऐड करना है। वेजेस, अभी वेजेस से रिलेटेड हुआ तो वेजेस कंट्रोल बना लो, क्या बना लो, वेजेस कंट्रोल या वेजेस लेजर कंट्रोल बोल सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बना लो, क्या बना लो, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, बराबर है। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट से रिलेटेड हुआ तो उसके लिए क्या बनाना है बेटा, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वर्क कॉस्ट है उससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। क्या, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। याद रखना जो भी वर्क कॉस्ट है वो सब किधर जाएगा, आपका वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वर्क कॉस्ट तक जितना भी आएगा। मतलब सिंपल सा फंडा है, मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड सब वर्क कॉस्ट में चला जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जो भी आया, जितना भी आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक मतलब क्या, ये सारे आ जाएंगे ना बेटा, मटेरियल से लेके पूरा ऑफिस एंड एडमिन तक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उसके लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में सब ट्रांसफर हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब कहां से लेके कहां तक, इधर से लेके पूरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक सब ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। उसके बाद प्रॉफिट और सेल्स के लिए तो भाई इधर कॉस्टिंग पीएनएल है ही, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो याद रखने का वही कॉस्ट शीट के स्टेप से सारे अकाउंट के फॉर्म आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सा अकाउंट अपने को बनाना है, ठीक है। तो याद रखना स्टोर लेजर मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए वेजेस कंट्रोल है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है, वर्क कॉस्ट जितना भी होगा उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल है, ऑफिस एंड एडमिन के लिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल है, और टोटल कॉस्ट जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और फाइनली प्रॉफिट एंड सेल्स जो भी होगा उसके लिए कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, समझा। तो ये याद रखो, मालूम पड़ गया, अपने माइंड में एकदम फिक्स रखो, समझ गया। तो नॉन इंटीग्रेट सिस्टम में याद रखना क्या क्या देख लिया ना, तो आपको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है मटेरियल के लिए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना है, वेजेस रिकॉर्डिंग वेजेस का जो भी है एक्सपेंसेस जो भी वेजेस आपने पेड किया सबके लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट रहेगा, क्लियर है। कंट्रोल वर्ड आना चाहिए बेटा, ठीक है। बड़ा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में जितना भी एक्सपेंस, अब देखो सबका इधर मेन पर्पस क्या है, नॉमिनल अकाउंट ही है ना बेटा, है कि नहीं। सो स्टोर लेजर कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, राइट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। हाँ, आप अगर स्टोर लेजर कंट्रोल वेजेस लेजर कंट्रोल ऐसा लिखना लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कंट्रोल वर्ड आना चाहिए बस, क्या, कंट्रोल अकाउंट आना चाहिए, मालूम पड़ा। और ये जितने भी एक्सपेंसेस है जितने भी अकाउंट बन रहे हैं उनको सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए, सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए आपका एक स्पेशल अकाउंट है, स्पेशल, और वो स्पेशल अकाउंट कौन सा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल वो स्पेशल है, वो पप्पा है सबका, इन सबका पप्पा है वो, बोलेगा बेटा लोग टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं तुम लोग को टैली कर दूंगा, इधर सेल्फ बैलेंसिंग कर दूंगा, टेंशन लेने का नहीं, समझा। पर्सनल और रियल के लिए मैं खड़ा हूं इधर,
इसके लिए पर्सनल और रियल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, सेल्फ बैलेंस करने के लिए मैं हूं इधर, टेंशन नहीं लेने का, समझा? याद रखो, तो सारे अकाउंट याद रखना। वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के लिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल, बराबर है, अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सारा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फाइनली प्रॉफिट या जो भी एस्टिमेटेड सेल्स या सेल्स होगा उसके लिए आपको कॉस्टिंग पीएनएल में एडजस्ट करना है। कॉस्टिंग पीएनएल, बराबर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कॉस्टिंग का, इसलिए कॉस्टिंग पीएनएल। तो इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये सब आपको लेजर में यूज होगा, सब लेजर में बनाना है अकाउंट, ठीक है, इसलिए याद रखो, इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ कि याद हो जाए। तो फटाफट एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, बोलते रहो। क्या? पहला स्टोर लेजर कंट्रोल मटेरियल्स के लिए, वेजेस के लिए वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट से रिलेटेड पूरा आ गया तो WIP कंट्रोल, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड से रिलेटेड देखो, और पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने का, जब भी बनाओगे ना प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कॉस्ट शीट का मैंने देखो फॉर्मेट एक बार रिवाइज करा है, इसी स्टेप में सब ऑर्डर में आपको अकाउंट बनाना है, तो आपका सब एंट्री आराम से पोस्ट होते जाएगा, ठीक है। स्टोर वेजेस फैक्ट्री सब ये ट्रांसफर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर ऑफिस एंड एडमिन आएगा, पूरा ये मिला के वर्क इन प्रोग्रेस और ऑफिस एडमिन करके देखो वर्क इन प्रोग्रेस और ऑफिस एडमिन पूरा ट्रांसफर हो जाएगा किधर, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल आया, फिर ये फिनिश गुड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पूरा मिला के किधर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और फाइनली आपको प्रॉफिट और सेल्स एडजस्ट कर लेना है वो कॉस्टिंग पीएनएल से, जितना भी प्रॉफिट आया जितना भी सेल्स है वो कॉस्टिंग पीएनएल से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना सेल्स है कितना आपका कॉस्ट है, उससे प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा, उसके लिए आपका कॉस्टिंग पीएनएल है ही। व्हाट इट क्लियर है, मालूम पड़ गया, लॉक कर दूं, पक्का? हाँ, तो याद रखना, भूलना नहीं। और क्या बोला मैंने, व्हाट आई सेड, हाँ इधर, एंड रिमेंबर इट, क्या बोला मैंने, सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए याद रखना, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, बराबर है, फोकस इज टू बी गिवन ऑन ऑल नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फोकस इज टू बी गिवन ऑन व्हाट, ऑल नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट पे मेन फोकस है, बराबर है। पर्सनल और रियल अकाउंट पे इधर फोकस नहीं रहता, तो भाई पर्सनल और रियल अकाउंट पे फोकस नहीं रहेगा तो टैली कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा? तो पर्सनल और रियल अकाउंट आर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्पेशल अकाउंट, और वो स्पेशल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, पर्सनल एंड रियल अकाउंट तो बनता नहीं है तो उसको रिप्लेस तो करना चाहिए कोई, तो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्पेशल अकाउंट which is essential to make the cost ledger self balancing, बराबर है, जो कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंस करेगा, और उस अकाउंट का नाम क्या है, ये अकाउंट क्या करता है बेटा, सेल्फ बैलेंसिंग करेगा, और ये अकाउंट याद रखना पर्सनल और रियल अकाउंट को रिप्लेस करता है, और वो अकाउंट का नाम है अपना कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझा, CLC, याद रखो, CLC अकाउंट, या फिर इसको बोल सकते हो आप नॉमिनल लेजर कंट्रोल, या इसको बोल सकते हो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये ऑल्टरनेट नेम है, बराबर है, भूलना नहीं। जैसे देखो इधर मैंने दिया है ना, एक एग्जांपल दिया है कि देखो अगर आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम है अगर, तो एंट्री क्या होती है, मटेरियल खरीदा, समझो गुड्स खरीदा इन कैश और क्रेडिट, तो गुड्स की जगह इधर मटेरियल ले लो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में खरीदा तो कैश और क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर। बट नॉन इंटीग्रेटेड में क्या आएगा, परचेज की जगह पे स्टोर आ जाएगा, वो गुड्स समझो आपका मटेरियल आपने खरीदा है तो स्टोर में आ जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल टू। अब कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है, क्रेडिटर आपका पर्सनल अकाउंट है, और ये दोनों अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट्स इट। पर्सनल और रियल को देखो दोनों को किसने रिप्लेस किया, CLC ने, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझा। तो दिस इज व्हाट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, सेकंड पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, बराबर। तो याद रख